हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ट्यूब बाय उस्ताद। मैं हूं आपका टीचर अदनान यकूब और आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 में से लेक्चर नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ये हमारी वीडियो का पार्ट बी है, क्योंकि फैक्टर्स हमने पहले ही स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखे भी होंगे। उसमें मैंने 3 फैक्टर डिस्कस किए थे। एक था कंसनट्रेशन का फैक्टर, एक था टेम्परेचर का फैक्टर और तीसरा फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो था सरफेस एरिया। आज हम फोर्थ वन कैटलिस्ट का फैक्टर जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो कैटलिस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि द सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन बट रिमेन केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। याद रखिएगा कि जो हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है, कैटलिस्ट को कह रहे हैं कि कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज तो करता है, चेंज तो करता है, पर खुद रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं होता। अल्टर का मतलब यही होता है कि ये तब्दील कर देगा रिएक्शन के रेट को, पर खुद रिएक्शन में केमिकली अनचेंज रहेगा। रिएक्शन के एंड पे जैसे कैटलिस्ट था रिएक्शन के शुरू में, वैसे का वैसे ही आपको मिलेगा, रिएक्शन के एंड पर भी यूज़ नहीं होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ यहाँ पर रिएक्शंस हैं। अच्छा, इन रिएक्शंस के अंदर अगर आप लोग गौर करें तो मैंने ये रेड कलर में सारे के सारे कैटलिस्ट मेंशन किए हुए हैं, जो कि इन रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने में हेल्प कर रहे हैं। वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, पर जब हम प्लाटिनम को यहाँ पर यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इसी तरह पोटाशियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन के अंदर जब डिकम्पोज होगा पोटाशियम क्लोराइड तो हमारे पास बनेगा पोटाशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन, और मैंगनीज ऑक्साइड जो है यहाँ पर रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर कैटलिस्ट है। इसी तरह हम लोग अगर आगे देखें तो हमारे पास आ जाता है HCl और ऑक्सीजन का रिएक्शन, जिसके अंदर कैटलिस्ट यूज हो रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड, जिसे हम कॉपर 2 क्लोराइड भी बोलते हैं, और ये भी हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो हमें पता चला कि कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो भी हमारे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज ही करवा रहा है मोस्टली। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि ये रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज करता है। याद रखिएगा जो कैटलिस्ट होता है ना, ये हमें एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है फॉर अ रिएक्शन। अगर एक अल्टरनेटिव पाथ मिल गया हमारे रिएक्शन को तो हमारा रिएक्शन पहले से जल्दी हो जाएगा। वो कैसे होता है उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका एक ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, आपके पास अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो लेट सपोज मैं कहता हूँ ये जो मेरे पास लाइन है ये किनकी है, ये रिएक्टेंट्स की है। जनरली कोई भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ ये किसके लिए जी, ये प्रोडक्ट्स के लिए, पी के साथ इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपको पता है कि एक रिएक्शन होता है, जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था, रिएक्शन के अंदर पहले क्या होता है कि आपका इस तरह से एक पीक बनती है और फिर ऐसे रिएक्शन नीचे की तरफ मूव करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास ये जो पॉइंट है बिल्कुल ऊपर, इसको हम लोगों ने बोला था ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और इसे हम डबल डैगर साइन के साथ रिप्रेजेंट भी करते हैं। अच्छा, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इनके दरमियान में जो ये आप लोगों को पता है कि एनर्जी का एक बैरियर प्रेजेंट है। यहाँ पर रिएक्टेंट से लेकर मैं अगर इसको यहाँ पर एक लाइन लगा दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास एनर्जी का एक गैप है, आप लोग जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है मॉलिक्यूल्स को ताकि वो अफेक्टिवली कोलाइड कर सकें। तो अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें, मैं यहाँ से इसको रेड के साथ ही मार्क कर देता हूँ, हमारे पास इतना एनर्जी का गैप है। याद रखिएगा ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट यूजिंग अ कैटलिस्ट। अगर हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज नहीं किया तो ये रिएक्शन हमारे पास इस तरह से परफॉर्म होगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बगैर एक्टिवेशन एनर्जी जो है आप लोगों के पास ज़्यादा है।
इसका मतलब इनको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं कि हम लोग इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास ये जो कर्व है वो पहले से क्या होगी, थोड़ी सी फ्लैटन हो जाएगी। हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर अब हमारे पास जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो पहले से क्या करगी, डिक्रीज करगी। लेट्स सपोज हम इसको इधर भी डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसको यहाँ पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये वो डिस्टेंस है जहाँ तक अब आप लोगों की एक्टिवेशन एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ये वो एनर्जी का गैप है जो कि मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर है ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। ये किसके साथ है, कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने यहाँ पर क्या गौर किया कि हमारा कैटलिस्ट कैसे काम कर रहा है। हमारा कैटलिस्ट क्या करता है कि हमें एक नया पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर थोड़ी हुई तो हमारे पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे हमें मिल जाएंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके। मतलब यहाँ पर देखें अगर, तो आपको यहाँ पर आपके प्रीवियस टॉपिक जिसके अंदर मैंने आप लोगों से बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर वो मॉलिक्यूल जिनकी फ्रैक्शन थोड़ी थी जो कि इफेक्टिव कोलिजन कर सकते थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिनके पास इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा थी वो थोड़े थे। पर जैसी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, कम हुई, तो हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई जिनके पास अब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो हमारे पास रिएक्शन का रेट पहले से क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि रेट ऑफ कोलिजन पहले से बढ़ जाएगा। तो हमें कैटलिस्ट ने यहाँ पर क्या किया, एक नया पाथ प्रोवाइड किया ताकि हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैटलिस्ट किस तरह वर्क कर रहा है। कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्शन के रेट को किस तरह बढ़ा रहा है। कैटलिस्ट इस तरह बढ़ाता है रेट को कि वो हमें एक नया पाथ प्रोवाइड कर देता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है और हमारे पास रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। देखें यहाँ पर मैंने इतनी एग्जांपल्स दी थी आप लोगों को जिनके अंदर मैंने कैटलिस्ट यूज किया। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है कैटालिसिस। अब हमारे पास ये जो कैटालिसिस है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब कैटालिसिस की टाइप्स किस बेस पे होती हैं, ये हमारे कैटलिस्ट की जो नेचर है उसकी बेस पर क्या है जी, और विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट उसकी बेस पे क्या होती है, इसकी टाइप्स होती हैं। यहाँ पर हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की एक हेडिंग दी हुई है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले हम लोग आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। तो टाइप्स में दो टाइप्स हैं। पहले हमारे पास आ जाती है होमोजीनस कैटालिसिस और साथ में हेटेरोजीनस कैटालिसिस। तो होमोजीनस कैटालिसिस में क्या होता है, कहते हैं कि होमोजीनस कैटालिसिस वो कैटालिसिस है द कैटालिसिस इन विच द reactants and catalyst are in सेम फेज। ये हमारे पास सेम फेज में होंगे। और हेटेरोजीनस कैटालिसिस को देखें तो ये कहते हैं द कैटालिसिस इन विच द reactants and catalyst are in different phase। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हेटेरोजीनस कैटालिसिस। याद रखिएगा होमोजीनस कैटालिसिस में हमारे पास हमारे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की, ये बात याद रखिएगा, आप इसको यहाँ पर डिफरेंस के अंदर लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि हमारे पास जो होमोजेनस कैटालिसिस है, लेट्स सपोज उसमें अगर हमारा रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो हमारा कैटलिस्ट भी गैसियस फॉर्म में, तो जो मिक्सिंग होगी इनकी वो होमोजीनियस मिक्सिंग होगी। यहाँ पर
हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का। पर इन केस ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, अगर हमारा कैटलिस्ट सॉलिड है तो हमारा रिएक्टेंट या गैस होगा या लिक्विड होगा, तो इनका होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन सकता। याद रखिएगा, यहाँ पर सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर सारे का सारा रिएक्शन होगा। यहाँ पर सरफेस के ऊपर रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पर सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगा। वो सरफेस के ऊपर रिएक्शन एब्जॉर्प्शन की सूरत में हो सकता है, डिफ्यूजन की सूरत में हो सकता है, डिसऑप्शन की सूरत में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पर सरफेस फिनोमेना होगा यहाँ पे। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास होमोजेनस कैटालिसिस जो है, इसके अंदर हमारे पास होमोजेनाइज होते हैं रिएक्टेंट और हमारे कैटलिस्ट। यहाँ पर सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, सारे के सारे रिएक्शन हो रहा है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो याद रखिएगा, ये हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट हैं ये दोनों गैसियस फेज में हैं, और जहाँ पर जो हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी गैसियस फेज में है। अब इस एग्जाम्पल को क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक इंटरमीडिएट रिएक्शन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ किया जाता है किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। अब उसकी प्रिपरेशन के दौरान हमारे पास यहाँ पर याद रखिएगा कि एक उसके अंदर से इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं स्टेप आ रहा है जो कि दरमियान में कहीं आता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स और आपका कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में है, तो ये कौन सा कैटालिसिस कहलाएगा, ये होमोजेनस कैटालिसिस कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। अगर आपको याद हो तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर की एग्जांपल हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं जब हम लोग ने टाइट्रेशन करवाई थी। तो यहाँ पर देखें, आपके पास एक एस्टर है, एस्टर को आप लोगों ने क्या करवाया, आप लोगों ने हाइड्रोलाइज करवाया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो रिएक्शन है ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। कई बार लोग सल्फ्यूरिक एसिड पूरा नहीं लिखना चाहते, एसिड का काम होता है प्रोटॉन की डोनेशन, तो यहाँ पर आप इसकी जगह सिर्फ H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये भी हमारे पास एक्वस फेज में है और ये भी हमारे पास लिक्विड या एक्वस फेज के अंदर ही दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो आपको पता चल सके कि यहाँ पर हमारे पास एक होमोजेनस कैटालिसिस की एग्जांपल है, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट्स और हमारा जो कैटलिस्ट है वो सेम फेज के अंदर है। तो ये होमोजेनस कैटालिसिस की दो एग्जांपल है, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस का इंटरमीडिएट प्रोसेस और रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। अब आते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस के ऊपर। हेटेरोजेनस कैटालिसिस के अंदर हम लोग दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं, एक है ऑस्टवाल्ड मेथड का इंटरमीडिएट रिएक्शन। ऑस्टवाल्ड मेथड किस लिए यूज किया जाता है, ये नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर HNO3 की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑस्टवाल्ड मेथड, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं इसे। इसके दरमियान में एक इसका स्टेप आता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होती है। तो यहाँ पर अमोनिया को हम ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये हमारे पास प्लाटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। और याद रखिएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, पर हमारा कैटलिस्ट जो है ये हमारे पास क्या है जी, प्लाटिनम है, जो कि सॉलिड है। कहते हैं कि प्लाटिनम की गॉस यूज़ की जाती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होती है। अब यहाँ पर देखें अगर आप लोग, तो हमारे कैटलिस्ट और हमारे रिएक्टेंट्स की जो फेज है उसमें डिफरेंस आ गया है, तो ये एक हेटेरोजेनस कैटालिसिस की एग्जांपल है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजिनेशन करवाई जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनकी कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, मतलब उनके सारे के सारे बॉन्ड सिंगल नहीं होते, या तो उनमें बॉन्ड डबल होगा या ट्रिपल होगा। अच्छा, हाइड्रोजन को इसमें ऐड किया जाता है किसके अंदर, इथीन के अंदर। ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, इथीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं जो कि C2H4।
इसी तरह ये बना क्या रही है, ये हमारे पास बना रही है इथेन। क्या बना रही है? इथेन। और याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है और यहाँ पर टेम्परेचर होता है 150 डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखिएगा कि ये वाला रिएक्शन हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी करवा सकते हैं, पर उसके अंदर हम लोग प्लाटिनम या पैलिडियम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं और ये एक्सपेंसिव कैटलिस्ट हैं, इसलिए हम लोग इन कैटलिस्ट को यूज़ नहीं करते। तो ये आप लोगों के पास अगर आप गौर करें तो इथीन जो है ये भी गैस है, हाइड्रोजन जो है ये भी गैस है, पर निकल आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, सॉलिड फॉर्म में है और ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होता है कि आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में निकल हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और याद रखिएगा कि आपके पास ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, पर ये कैटालिसिस कौन सा है, ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिएक्टेंट और आपका पास जो आपका कैटलिस्ट है इनकी फेज सेम नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के बारे में। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन है। देखें, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर मुख्तलिफ एंजाइमेटिक फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास क्या है जी, कैटलिस्ट चाहिए था, और वो एंजाइम ही है जो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे एंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनको कैटालाइज कर रहे हैं। एंजाइम्स होते हैं ना, ये मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। कि इनकी नेचर क्या होती है, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और हमारी बुक के अंदर बताया हुआ है कि एंजाइम्स के जो रिएक्शंस होते हैं या एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो होते हैं ये खुद भी कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो इसके एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो हैं वो 3 फैक्टर से अल्टर किए जा सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग 3 चीज़ों को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उससे हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं, जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं, उनको अफेक्ट होता है। पहला जो फैक्टर इन्होंने बताया हुआ है उसमें आ जाता है टेम्परेचर का फैक्टर। दूसरे नंबर पे जो इन्होंने फैक्टर बताया हुआ है उसके अंदर आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपके रिएक्टेंट को ही कहते हैं। उसके बाद तीसरी बात जो इन्होंने यहाँ पे कही है वो है जी, आपके पास पीएच को चेंज करने से भी इनके जो रिएक्शन का रेट है उसमें क्या आ जाएगी, डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारी बुक के ऊपर है, वो है कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास जो कोफैक्टर्स होते हैं ये एंजाइम्स के लिए ही एंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमारे पास जो कोफैक्टर है ये एक ऐसी स्पीशी होती है जो एंजाइम के रिएक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द रिएक्शंस ऑफ एन एंजाइम मोर एफिशिएंटली। आप लोगों के पास जो आपके एंजाइम के रिएक्शंस हैं, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं पहले से, उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोफैक्टर्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लोग के पास कोफैक्टर की एग्जाम्पल में हमारे पास जो डिस्कस हो रहे हैं उसमें आ रहे हैं विटामिन के। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो विटामिन के क्या है, कहते हैं कि ये आपके पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए बड़ा अहम जो है कि एक विटामिन है। अगर विटामिन के जो है ये हमारे पास जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, क्लॉटिंग, उसमें हेल्प करता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन के की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो, तो क्या हो जाएगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी होने से, याद रखिएगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी होने से एक डिजीज़ कॉज हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग डायथीसिस। अच्छा, ये ब्लीडिंग डायथीसिस में क्या होता है कि जब भी कोई कट लग जाता है किसी इंसान को तो उसके ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है उसका जो खून ऊपर जम जाता है वो जमने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कई लोग होते हैं जिनके मसूड़ों में से खून आता है तो वो खून रुकता नहीं, कई लोगों के नाक में से खून आता है तो वो रुकता नहीं है आसानी से। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, मसला होता है जिन लोगों के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी को हम लोग कोफैक्टर की डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन के भी हमारे पास जो है एक आप कह सकते हैं कि कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है।
तो ये था हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारी बुक के अंदर जो दी हुई है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, हमारे पास एक इसका क्विक चेक है। हमारे पास जो पीछे हम लोगों ने 3 फैक्टर पढ़े उनका भी एक क्विक चेक था, वो भी मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगा। और इसके अलावा हमारा जो अभी जो क्विक चेक है 7 पॉइंट कौन सा था जी, 7.5 क्विक चेक पहले वो कर लेते हैं। क्विक चेक नंबर 7.5, तो उसमें क्या है जी वो देखते हैं। अच्छा 7.5 क्विक चेक जो दिया हुआ है ना आप लोगों के पास, अगर मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ तो सबसे पहले उसके अंदर कहते हैं कैन अ कैटलिस्ट बी कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, वाई और वाई नॉट। पहला क्वेश्चन है कि आप लोग अगर गौर करें तो पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है वो क्या रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था कि हमारा जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है, केमिकली अनचेंज रहता है। तो यही उसका आंसर है। उसके बाद देखें तो हमारे पास इसका बी पार्ट है, मैंने यहाँ पे बी ही लिखा है क्योंकि ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। आप कहेंगे कि ये तो वही रिएक्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ था, नहीं, यहाँ पर हमारे पास कैटलिस्ट चेंज है, वो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो होता है ये आप लोगों के पास अगर आप लोग देखें तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है और यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, गैसियस फॉर्म में हैं। तो उन्होंने पूछा है कि बताएं ये जो रिएक्शन गिवन है ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो ऐसे रिएक्शंस या ऐसा कैटालिसिस जिसके अंदर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में नहीं, उसको हम कौन सा कैटालिसिस कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास हेट्रोजीनस कैटालिसिस है। ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस है। उसके बाद अगर आप लोग गौर करें तो थर्ड हमारे पास जो यहाँ पर क्विक चेक नंबर 7.5, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मैं क्विक चेक नंबर 7.5 करवा रहा हूँ। ये इसका बी पार्ट है, ए मैंने पहले डिस्कस कर दिया है और अब हम लोग सी पार्ट की तरफ आ चुके हैं। सी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कहते हैं कि ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम टू शो अ टिपिकल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन एंड एन enzyme catalyzed reaction. On your diagram show the activation energy for catalyzed and uncatalyzed reaction. तो मेरा बेटा ये हम लोग एक डायग्राम ड्रा कर चुके हैं जिसके अंदर आप लोगों ने एक अगर गौर करें तो आपने एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का पाथ देखा है और एक कैटालाइज्ड रिएक्शन का पाथ देखा है। तो आपने बताना है कि ये देखें ये जो है ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पर जो कैटालाइज्ड रिएक्शन उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट कम है और इस वजह से हमारे पास रिएक्शन का रेट बढ़ गया है। तो इसके बाद हम लोग क्विक चेक नंबर 7 पॉइंट जो हमारे पास 4 है वो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्विक चेक नंबर 7.4। इसके अंदर हम लोगों के पास 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरफ देखें तो ये हमें एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज को एट अ गिवन टेम्परेचर। तो डिफाइन कर लेते हैं द ग्राफ विच एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सेकंड क्विक चेक में इसी क्विक चेक का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या जाता है, कहते हैं एक्सप्लेन वाई आर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि हमारे पास हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, किनकी, मॉलिक्यूल्स की या रिएक्टेंट्स की, जिसकी वजह से चांसेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ऑब्जर्वेशन थी कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहे हैं कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से आपका रेट अप्रॉक्सीमेटली डबल हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। तो इसका एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। और याद होते इसके अंदर हम लोगों को ये पहला ग्राफ जब हम लोगों ने बनाया था तो उसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया था कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इनइफेक्टिवली कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट नहीं बनता, और ये रेड कलर में वो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि उनका सेक्शन है या उनकी फ्रैक्शन है जो कि कोलाइड करते हैं इफेक्टिवली और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं।
अब अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया था T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो 10 डिग्री सेल्सियस का राइज है, तो हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन में इंक्रीज़ आएगा जो कि अफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में वो साफ साफ नज़र आ रहा है, पहले अगर वो एरिया इतना सा था तो यहाँ पर वो एरिया उससे डबल हो चुका है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास अफेक्टिवली कोलाइड करने की एबिलिटी होती है वो बढ़ जाते हैं, उनका आप कह सकते हैं उनकी फ्रैक्शन जो है वो डबल हो जाती है, इसलिए रेट भी हमारे पास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये था जी हमारे पास हमारा क्विक चेक 7.4 और इसके हमारे पास 2 पार्ट थे, ए और बी, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बाकी हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरा बेटा जो हमारे पास रेट लॉ और रेट कांस्टेंट को। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।